हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। और बायोलॉजी का जो एक सेक्शन है, मैं यहाँ से आपको तैयार करवाता हूँ 60 नोट के द्वारा। जैसा कि सभी लोग जानते हो कि आपका जो है कि बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारियां बेटर होंगी। लेकिन इसके साथ साथ हम आपकी तैयारियां करवाने की पूरी कोशिश करते हैं और आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से बोर्ड में पूछा जाएगा, उससे आप समझ पाएंगे और उससे आप कर पाएंगे। तो सभी लोग को पता ही होगा कि बायो में जो है सबसे जो पहला जो चैप्टर है वो क्या है, और हालांकि पढ़ा ही होगा, बस जस्ट आपको रिवीजन करना है, आपको समझना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार रहिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही लिख रखा है कि जैव प्रक्रम, जिसका मतलब होता है लाइफ प्रोसेस। पहले इसका मतलब ही समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम का मतलब क्या है, लाइफ प्रोसेस। जब भी हम इस पूरी धरा का, इस पूरी पृथ्वी पर कुछ चीजों का एग्जाम्पल देते हैं, कुछ चीजों का उदाहरण देते हैं, तो हम दो चीज कॉमन समझते हैं ना। जैसे कि एक तरफ हम सजीव को रख देते हैं और दूसरी तरफ हम निर्जीव को रख देते हैं, और इसकी परिभाषा हम तय करते हैं कि सजीवों में जीवन होता है और निर्जीवों में जीवन नहीं होता है। ये कॉमन सी परिभाषा है। लेकिन अब ये जीवन का जो पैमाना है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसमें जीवन है और इसमें जीवन नहीं है? तो उसका सीधा सा उत्तर है उनके प्रक्रम। जैसे कि आप जानते हैं कि सजीवों में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और क्रियाओं को समझने के लिए आप उनके लक्षण देखते हो। लक्षणों में क्या देखते हो? जैसे कोई जंतु है तो क्या कर रहा है, गति करता है ना। तो जैसे कि कोई, जैसे कि जीव है तो श्वसन कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तमाम प्रकार की क्रिया उसमें हो रही है। तो यहाँ पर हम इसकी छोटी सी परिभाषा दे सकते हैं कि जैसे जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवों में होने वाली क्रियाएं, जीवों में होने वाली क्रियाएं, यानी जीवों में क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं, जीवों में होने वाली क्रियाएं। तो जीवों में क्या क्या क्रियाएं हो सकती है? अगर हम क्रियाओं की बात करते हैं तो जीवों में जैसे कि पहला क्या हो सकता है, जैसे कि उनमें श्वसन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, उसमें वृद्धि हो सकती है। तीसरा यहाँ पर आपका क्या है कि उपापचयी क्रियाएं क्रियाएं फिर अगला नंबर है आपका प्रजनन। प्रजनन है। और आपका जो पांचवा है वो है उद्दीपन। ठीक है। अब यहाँ पर समझना होगा कि जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होगी। तो जीवों में होने वाली क्रियाओं को ही, जीवों में जो भी लक्षण, श्वसन, प्रजनन, जो भी लक्षण देखे जाते हैं, सारे के सारे लक्षणों को हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। तो अब जैव प्रक्रमों का उदाहरण पूछा जाएगा तो इसमें सबसे पहला आता है श्वसन। श्वसन का मतलब नॉर्मल तौर पे हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देना। लेकिन इसको अगर सिंपल से प्रोसेस अगर आप यहाँ पर समझे, जैसे यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि श्वसन का तात्पर्य क्या है। श्वसन
अभी जानते हो कि जितने भी जुधारी होते हैं सभी शोषण करते हैं, और उनका शोषण करने का जो माध्यम होगा वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मनुष्य है तो फेफड़े के द्वारा कर सकता है, जैसे मेढक है तो वो किसके द्वारा कर सकता है, वो अपने त्वचा के द्वारा कर सकता है और लंग्स के द्वारा कर सकता है, उसमें डबल नेचर है। अगर हम पौधों की बात करते हैं तो पौधे क्या करते हैं कि अपने स्टोमेटा जो पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। बात पकड़ में आ रही है। इसके अलावा अगर एक कोष की जीवों की बात कर लेते तो वो अपने कोष की विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन संपन्न करते हैं। तो श्वसन का सीधा पर्पज क्या है वो आपको समझना है। श्वसन का मेनली जो उसका उद्देश्य है वो एटीपी के रूप में ऊर्जा देना। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी एटीपी का पूरा नाम पूछ लेता है, कहता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एटीपी का जो पूरा नाम है ना बच्चों, उसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब होता है एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का नाम है। और एक बात और ध्यान रखना है कि एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है बच्चों। जो एटीपी है उसको ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बात पकड़ में आ रही है ना? अगर पकड़ में ना आए तो उसको जरूर बताइएगा। यहाँ देखते हैं बच्चे, जैसे श्वसन की बात कर लेते हैं तो इसमें एटीपी आ जाता है। एटीपी का मैंने मतलब बता दिया। श्वसन में हम क्या करते हैं कि O2 को तो इन कर देते हैं बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, आउट कर देते हैं। लेकिन इस दौरान मुक्त होता है एटीपी के रूप में ऊर्जा, जिसे हम श्वसन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं ना। ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो आपके अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज को तोड़ देगी, और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद उससे क्या मुक्त होगी, ऊर्जा। तो अब जो ये आपका कार्बन, जो आपका ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके ऊपर, C6H12O6 के ऊपर रिएक्ट कर रही है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। अब O2 जो है जब ग्लूकोज को तोड़ देती है तो उससे मुक्त क्या हो रही है, ऊर्जा। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। फिर से बात समझ लो, जैसे हमने क्या कहा कि श्वसन का तात्पर्य क्या है, हम ऑक्सीजन को इन कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है। अब इसके जो है बीच में ऊर्जा मुक्त होगी, वो भी कहां से मुक्त होगी, ग्लूकोज से मुक्त होगी। जो आपने खाया है, खाने के बाद जो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज क्या करता है कि कोशिकाओं को ऊर्जा देता है, तभी तो कोशिकाएं कार्य करेंगी ना। कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत तो होगी ना। ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, तो इन सबको कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। बात समझ में आ रही है? इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये आपका नोट हो गया होगा, तो हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो है वो है बेटा वृद्धि। वृद्धि इसे हम बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ कहेंगे इसको। वृद्धि का तात्पर्य क्या है, देखो जो वृद्धि होता है ना वो साइंस में दिया है कि इसका डबल नेचर है। जैसे सजीवों में भी होता है, निर्जीवों में भी होता है। तो कैसे तय करेंगे कि कौन सा इसमें सही है। और दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना है कि आखिर वृद्धि कैसे हो रही है, अगर किसी चीज में वृद्धि कैसे होती है।
तो वो है डिवीजन। अब मैथमेटिक्स में डिवीजन का मतलब होता है कोई चीज बढ़ गया ना, लेकिन बायो में क्या होता है कि जब इसमें कोई चीज बढ़ता है तो वो बढ़ता है। हाँ, यही होता है। अब यहाँ पर क्या है कि ग्रोथ की बात कर लेते हैं, तो ग्रोथ में क्या होगा, दो चीजें होंगी, या तो किसी भी जीव का भार बढ़ सकता है, या तो संख्या बढ़ सकती है। दो चीजें हैं, वृद्धि में दो चीजें हैं, एक तो भार बढ़ जाएगा और दूसरा क्या हो सकता है, संख्या बढ़ जाएगा। भार का तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए ये छोटा सा जीव है ना, अब ये छोटा सा जीव है तो ये क्या करेगा कि धीरे 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 करके ये ग्रोथ कर रहा है। तो अब इसका जब ग्रोथ कर रहा है तो ग्रोथ करने मतलब इसका भार बढ़ गया ना, इसका भार बढ़ा कि नहीं, तो इसका तो भार बढ़ रहा है। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं संख्या की, तो संख्या का तात्पर्य क्या है, संख्या का तात्पर्य ये है कि कोई एक जीव है ना, अब इसमें क्या हुआ कि सेल डिवीजन हो रहा है, मान लो सेल डिवीजन हो गया, कोशिका विभाजन हो गया, परंतु इसमें भी कोशिका विभाजन हो रहा है, परंतु इसका भार बढ़ रहा है, इसके अंदर की कोशिकाएं बढ़ रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है, तो जब यहाँ पर सेल डिवीजन होगा बच्चे तो क्या होगा, तो यहाँ पर इनकी संख्या ये बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से हो गई ना, तो वृद्धि में दो चीज होगा, या तो संख्या बढ़ेगी या तो भार बढ़ेगा, लेकिन दोनों के दोनों जो फाइनल प्रोडक्ट हैं इसके कारक को हम वृद्धि ही कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। तो वृद्धि में दो चीज होगा, किसी भी जीव में या तो भार बढ़ेगा या तो क्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। और चाहे भार बढ़े चाहे संख्या बढ़े, दोनों का जो तात्पर्य होगा वो क्या होगा, वृद्धि होगा। तो हम ये तय कर लेते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं वो सभी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब इसका ठीक ठीक क्या उत्तर है, हम आगे बताते हैं कि वृद्धि का जो ठीक ठीक उत्तर है वो क्या है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका अगला जो आ जाता है, इतनी बात समझ में आ रही है, फिर इसको मिटा देते हैं। तो भार बढ़ गया तो संख्या बढ़ गया। अब यहाँ पर जो वृद्धि का अगला तात्पर्य है वो क्या है, अब यहाँ पर समझना होगा कि वृद्धि के प्रकार। अब यहाँ देखो बच्चों, जो वृद्धि के प्रकार है तो वृद्धि दो तरीके से हो सकती है ना। एक तो जो है कि कह सकते हैं पहला जो है वो तो हो जाएगी बाह्य वृद्धि, बाह्य वृद्धि। दूसरा क्या है आपका, आंतरिक वृद्धि, दूसरा है आंतरिक वृद्धि। एक आपका जो है एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया, एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया, और दूसरा आपका है इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ हो गया। दो तरह से वृद्धि होती है, जैसे कि हमने बताया ना कि वृद्धि का डबल नेचर होता है। तो अब यहाँ पर जो बाह्य वृद्धि होगा वो होगा निर्जीवों में होगा, निर्जीवों में होगा, निर्जीवों में होगा। और निर्जीवों में अगर हम इसका एग्जाम्पल समझे, इसका अगर उदाहरण समझ लेते हैं, तो इसमें आपका जैसे कि आपका पर्वत है, मिट्टी है ना, पत्थर है, ये तमाम चीज आ जाएंगे। या फिर हम बात कर लेते हैं बालू की बात कर लेते हैं। अब ये सभी तो है निर्जीव, परंतु इसमें भी वृद्धि हो रही है, परंतु इसमें जो वृद्धि हो रही है ना बच्चे, अगर हम यहाँ पर एक बाह्य वृद्धि का उदाहरण ले लें और एक आंतरिक वृद्धि का उदाहरण ले लें, तो अब यहाँ पर जो बाह्य वृद्धि है वो किसी भी चीज से बाहर हो रही है, ये बाहर की तरफ से बढ़ रहा है। इस पर जो धूल के कण है, धूल के जो धूल के कण है उनका जमाव हो रहा है,
तो धूल के कणों के जमाव की वजह से इसकी क्या हो रही है कि वायु वृद्धि हो रही है। परंतु ये तो किसमें हो रहा है, ये तो निर्जीव में हो रहा है, ये तो निर्जीव में हो रहा है। परंतु जब यह ग्रोथ अंदर की तरफ से हो, अंदर से अगर सेल डिवीजन हो रहा है, तो ये किस में हो जाएगा, सजीव में हो जाएगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि इसमें भी ग्रोथ हो रहा है, इसमें भी ग्रोथ हो रहा है। तो अब ध्यान रखना है बच्चे कि यहां पर सजीवों में जो वृद्धि होगी ना, वो आंतरिक वृद्धि होगी। कैसी वृद्धि होगी, आंतरिक वृद्धि। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप जनरली ये बता सकते हैं कि जो सजीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक होती है, परंतु जो निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो बाह्य वृद्धि होती है। बात समझ में आ गई। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये समझते हैं कि उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया क्या है। उपापचय क्रिया का मतलब ये होता है कि कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है उसको हम उपापचय क्रिया कहते हैं, जो कि सभी जीवधारियों का प्रमुख लक्षण या गुण हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रजनन। प्रजनन का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान संतान उत्पत्ति करना चाहता है और अपने जैसे संतान उत्पत्ति करेगा ताकि उसकी पीढ़ियां, उसका अस्तित्व इस धरती पर बना रहे। इस कारण से प्रत्येक जीवधारी क्या करते हैं कि अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उद्दीपन। जब हम उद्दीपन की बात करते हैं तो उद्दीपन का मतलब होता है कि प्रत्येक जीवधारी में एक डिफेंसिव सिस्टम होता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वातावरण के प्रति रिएक्ट करना या शरीर के अंदर हो रही घटनाओं के प्रति क्या करना, रिएक्ट करना। तो जब शरीर के अंदर हो रही घटनाओं के प्रति जो रिएक्ट करते हैं या बाहर वातावरण में किसी भी घटनाओं के प्रति हम रिएक्ट करते हैं, उसी को हम स्टिमुलेशन कहते हैं या उसी को हम बोलते हैं उद्दीपन। तो पहले सेक्शन में आपने समझा कि जय प्रक्रम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको इसके आगे का समझाते हैं कि जय प्रक्रम प्रक्रिया क्या है, उसके चरण क्या है, ये चीज आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।